स्टूडेंट्स, कैसे हैं? एक बार पुनः हिंदी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं भूदेव शर्मा आपको आज कवि उमाशंकर जोशी द्वारा रचित छोटा मेरा खेत कविता पढ़ाने जा रहा हूँ। पिछले वीडियो में हमने आपको छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख इन दोनों कविताओं के शिल्प सौंदर्य और कवि उमाशंकर जोशी का साहित्यिक जीवन परिचय पढ़ाया था। अब आप देखिए इन कविताओं का भाव सौंदर्य यानी कि भावार्थ। भावार्थ का मतलब होता है भाव प्लस अर्थ। भाव का मतलब होता है संदर्भ, प्रसंग, और अर्थ का मतलब होता है अनुवाद, और व्याख्या का मतलब होता है अनुवाद और विशेष। तो देखिए, छोटा मेरा खेत चौकोना कागज का एक पन्ना, कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहां बोया गया। कवि उमाशंकर जोशी कहते हैं कि जिस प्रकार किसान एक छोटे चौकोर खेत में अपनी खेती करता है और कृषि कर्म करता है, उसी प्रकार मैं भी एक किसान हूँ और कविता रूपी खेती करता हूँ। मेरे पास छोटा सा चौकोर कागज का पन्ना मेरे खेत के रूप में है। जिस प्रकार किसान खेत में बीज बोता है और उससे फसल प्राप्त करता है, ठीक उसी प्रकार मैं भी अपनी भावनाओं से उत्पन्न होने वाली, कैसी भावनाएं, जैसे आप देखिए खेत में कई बार क्या होता है, आंधी चलती है, बारिश होती है तो खेत में पानी बहता है। तो आंधी और बारिश से क्या होता है, मतलब वायु और हवा और पानी के सहयोग, और उसमें वह खेती करता है। तो कवि कहते हैं कि किसान जिस प्रकार अपने खेत में खेती करता है, कृषि कर्म करता है, ठीक उसी प्रकार मैं भी एक कृषक हूँ और किसान के चौकोर खेत की भांति मेरे पास भी कागज का एक पन्ना छोटे खेत के रूप में उपस्थित है। तो मैं भी अपना एक चौकोर कागज के पन्ने रूपी खेत को रखता हूँ, जिसमें कोई भावना रूपी आंधी का वेग कहीं से आया, अर्थात भावनात्मक शब्द उत्पन्न हुए, भावनाओं का हिरोड एकदम मेरे हृदय में उत्पन्न हुआ, और भावना रूपी अंधड़ के आने से एक शब्द रूपी बीज मेरे हृदय में उत्पन्न हुआ, और एक क्षण में उत्पन्न होने वाले उस शब्द रूपी बीज को मैंने बो दिया। किसमें? कविता रूपी कृषि कर्म को करने के लिए कागज रूपी खेत में। कल्पना के रसायनों को पीकर अब कल्पना शक्ति से उत्पन्न होने वाले विविध प्रकार के शब्द जब मेरे हृदय में उत्पन्न होने लगे, तो कल्पना रूपी रसायन को प्राप्त पी करके, रासायनिक खाद को प्राप्त करके वह शब्द रूपी बीज पूरी तरह से गल गया, अर्थात उस कविता में रम गया, और उस शब्द रूपी बीज के अंकुर फूटने लगे, अर्थात वह शब्द रूपी बीज कविता का रूप धारण करता हुआ आगे बढ़ने लगे और पल्लव पुष्पों से नामित हुआ विशेष, और शब्द के अंकुर फूटने लगे। उस शब्द रूपी बीज के अब अंकुरण फूटने लगे और वह पौधों के रूप में परिवर्तित होने लगा, अर्थात उस शब्द से अनेक प्रकार की कवितावली बन गई, अब अनेक प्रकार के शब्दावली बन करके और कविता का रूप धारण हो गया, और वह कविता पल्लव पुष्प और पत्तों से आच्छादित होकर के एक विशेष रूप से नामांकित हो गई और उस कविता की रचना हो गई। अब क्या हुआ, कविता के रस को प्राप्त करके किन किन लोगों ने आनंद प्राप्त किया, इसका उल्लेख करते हुए कवि कहते हैं कि झूमने लगे फल रस अलौकिक। और जब आम का बीज बोओगी तो आम का पौधा खड़ा होगा, आम के पौधे में फल आएगा, और वह फल जब पक जाएगा तो उसका रस कितना अलौकिक होता है, अमरस जिसको आप कहते हो। तो झूमने लगे फल रस अलौकिक, अमृत धाराएं फूटती, रोपाई क्षण की, कटाई अनंतता की, तुरंत लुटते रहने से जरा भी कम नहीं होती, रस का अक्षय पात्र सदा का छोटा मेरा खेत चौकोना।
कवि उमाशंकर जोशी कहते हैं कि झूमने लगे फल कि अब कविता रूपी खेती फसल में अब विभिन्न प्रकार के फल प्राप्त होने लगे, अर्थात सुखद परिणाम प्राप्त होने लगा और अद्भुत रस प्राप्त होने लगा। श्रृंगार रस, मधुर रस, विभत्स रस, भयानक रस, वीर रस, तो अनेक प्रकार के अलौकिक रस प्राप्त होने लगा। अमृत धाराएं फूटती और अमृतता को प्राप्त करने वाली धाराएं उस कविता से फूटने लगी। यह कविता रूपी फसल एक क्षण में रोपी गई थी, किंतु इसको अनंत समय तक काटते रहते हैं। अरे जितना अधिक इस कविता रूपी फसल को लूटते रहते हैं, भोग करते रहते हैं, उतना ही यह बढ़ता जाता है, जरा भी कम नहीं होता है। अब देखिए, आप गेहूं की फसल की, आपने गेहूं की फसल को जितना खाया, लूटा, खत्म हो गई। लेकिन कविता रूपी फसल जितने लोग इसको प्राप्त करेंगे आनंदित हो जाएंगे और ये कभी खत्म नहीं होती। रामायण, महाभारत, रामचरितमानस, है ना, कुरान, बाइबल, ये कितनी पुरानी लिखी हुई कविताएं हैं। हजारों वर्ष हो गए, सैकड़ों वर्ष हो गए हैं, फिर भी सैकड़ों हजारों वर्ष होने के उपरांत भी आज भी हम बड़े आनंद के साथ रसपान करते हुए इन कविताओं का उच्चारण करते रहते हैं। तो कवि ने कहा है कि झूमने लगे फल रस अलौकिक, कविता रूपी फसल से विभिन्न प्रकार के सुखद परिणाम रूपी फल प्राप्त होने लगे और अद्भुत रस प्राप्त होने लगे। इन फलों से अमृत धाराएं फूट रही थी, अर्थात अमृता के रूपी रस को प्राप्त करने वाली धाराएं फूटती हुई दिखाई दे रही थी, निकलती हुई दिखाई दे रही थी। अरे इस कविता रूपी कृषि को, फसल को प्राप्त करने के लिए एक क्षण में बीज आरोपित किया गया, किंतु इसकी कटाई अनंत समय तक होती रहती है। लूटते रहने से जरा भी कम नहीं होती। इस फसल को जितना अधिक लूटा जाता है वह उससे भी कम नहीं होती है। रस का अक्षय पात्र सदा का छोटा मेरा खेत चौकोना। अरे ये मेरा चौकोर कागज का पन्ना रूपी खेत मेरा अद्भुत खेत है। यह इसमें उत्पन्न होने वाली कविता रूपी फसल हमेशा अक्षय पात्र के समान है। जिस प्रकार अक्षय पात्र सदा सदा से रस से भरा रहता है, उसी प्रकार यह कविता रूपी अक्षय पात्र सदा सदा से रस, आनंद प्रदान करने वाले रस से परिपूर्ण होता रहता है। तो प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 की कवि, गुजराती कवि उमाशंकर जोशी द्वारा उद्धृत है, जो हमारे पाठ्य पुस्तक के अध्याय 10 में संकलित है। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने किसान से अपनी तुलना करते हुए उल्लेख किया है कि जिस प्रकार किसान खेती करता है, ठीक उसी प्रकार मैं भी कृषि कर्म करता हूँ, मैं भी कृषक हूँ। किसान के पास छोटा चौकोर खेत होता है, मेरे पास भी कागज का एक पन्ना छोटे चौकोर खेत के समान है। जिस प्रकार किसान खेत में बीज डालता है, अंधड़ आता है, हवा चलती है, पानी बहता है और वह बीज परिपक्व अवस्था में फसल का रूप धारण कर लेता है, ठीक उसी प्रकार कवि कहता है कि अचानक मेरे हृदय में भावना रूपी आंधी चली, भावनात्मक आंधी के आवेग से एक क्षण में उत्पन्न होने वाला शब्द रूपी बीज कागज रूपी खेत पर बोया गया। रूपक अलंकार टोटली एक क्षण में बोया गया, रोपा गया। वह शब्द रूपी बीज से कविता रचना प्रारंभ होने लगी और कल्पना से उत्पन्न होने वाले अनेक प्रकार के भावबोध उस कविता में लिखे जाने लगे। तो कल्पना रूपी रसायन खाद को प्राप्त करके वह शब्द रूपी बीज पूरी तरह से कविता रूपी फसल में डल गया और अब उस शब्द के अंकुरण फूलने लगे, परिपक्व होने लगे। अब वह पौधे के रूप में परिपक्व होकर पुष्प पत्तों से आच्छादित होकर के और एक विशेष कविता के नाम से उच्चारित होने लगा। अब उस कविता को प्राप्त करके लोग आनंद रूपी फल को प्राप्त करने लगे और अद्भुत रस प्राप्त करने लगे। उस कविता से आनंद रूपी अमृत धाराएं प्रस्फुटित होने लगी।
यह कविता रूपी फसल एक क्षण में रोपी गई थी, किंतु इसकी कटाई अनंत समय तक होती रहती है, अर्थात इसका रसास्वादन अनंत समय तक प्राप्त करते रहते हैं। यह लूटते रहने से भी कम नहीं होती। अरे यह तो वास्तव में एक अक्षय पात्र के समान है, जिस अक्षय पात्र में से भोजन कभी नष्ट नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार यह कविता अक्षय पात्र के समान है। मैं अपने छोटे चौकोर खेत में इस कविता रूपी फसल की रचना कर रहा हूँ, उत्पत्ति कर रहा हूँ। इस प्रकार से फिर आप लिखेंगे विशेष। तो प्रस्तुत काव्यांश में मैंने आपको बताया कि विशेष लिखते समय सिर्फ सौंदर्य की 3 से 5 बिंदु आप अवश्य भावी रूप से लिखें। अगली कविता है बगुलों के पंख। बगुलों के पंख नामक कविता में कवि उमाशंकर जोशी ने आपको यहाँ पर स्पष्ट किया है कि प्रकृति में अद्भुत सौंदर्य बिखरे पड़े हैं। सायंकाल के समय आसमान में सफेद पंखों वाले बगुले कतारबद्ध रूप से एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक ऐसे उड़ते जाते हैं। जाते नहीं जाते हैं, कतारबद्ध रूप में ऐसे उड़ते जाते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक ऐसे उड़ते जाते हैं। और आपके यहाँ भी इंगित किया ये जा रहे, तो ये उड़ते हुए जा रहे हैं तो ये बगुले। तो कतारबद्ध पंक्ति में यानी पंक्तिबद्ध रूप में सफेद पंखों वाले बगुले उड़ते हुए जा रहे हैं। तो ये प्रकृति में कितना अद्भुत आनंदित कर रहे हैं, अद्भुत प्रकृति की अद्भुत छटा को बिखेर रहे हैं। तो देखिए सायंकाल के समय नभ में पाती बधी बगुलों के पंख, चुराए लिए जाती वे मेरी आंखें, कजरानी बादलों की छाई नव छाया, तैरती सांझ की सतीश श्वेत काया, होले होले जाती मुझे बांध निज माया से, कुसे कोई तनिक रोके रखो वह तो चुराए लिए जाती मेरी आंखें, नभ में पाती बंधी बगुले की पाखें। कवि उमाशंकर जोशी कहते हैं कि आसमान में कतारबंद रूप में उड़ने वाले बगुलों की सफेद पंख इतनी अद्भुत मनोहारी दृश्य उत्पन्न कर रही हैं कि वो तो मेरी आंखों को चुराए लिए जा रही हैं। अर्थात मैं निरंतर टकटकी लगाए हुए उस अद्भुत दृश्य को देख रहा हूँ। आंखें चुराना अर्थात प्यार भरी दृष्टि से निरंतर टकटकी लगाए देखना। कजरारे 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 यानी काजलों से युक्त, कजरारी बादलों की छाई नभ छाया। कजरारे यानी काजल, और काजल कैसा होता है? काले। तो काले काले बादलों की परछाई आसमान में छाई हुई है, अर्थात आसमान में काले काले बादल छाए हुए हैं, मंडरा रहे हैं। तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया, तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया, उन बगलों की कतारबद्ध पंक्ति के उठते हुए उस दृश्य को कवि ने बड़ा ही मानवीकरण कर दिया है। इसमें मानवीकरण अलंकार भी लिखना है। कैसे मानवीकरण कर दिया है कि ऐसा लग रहा है मानो तेजस्वी स्वरूप को धारण करने वाली सफेद काया रूपी संध्या रूपी सुंदरी धीरे धीरे तैरती हुई जा रही है। देखो सूर्य की 2 किरणें हैं, पहली किरण का नाम है उषा और अंतिम किरण का नाम है संध्या। तो संध्या नामक सुंदरी ऐसी लग रही है मानो संध्या नामक सुंदरी अपने श्वेत शरीर को धारण करते हुए अपने तेज को बिखेरती हुई आसमान में उड़ रही है। होले होले जाती मुझे बांध निज माया से, उसे कोई तनिक रोके रखो। अरे वह होले होले यानी धीरे धीरे अपनी माया रूपी जादू से मुझे अपनी ओर आकर्षित करती हुई वादे जा रही है। अरे कवि कहते हैं कि कोई जाओ और उस दृश्य को ओझल होने से कोई रोक लो, तनिक रोक लीजिए, थोड़ा समय के लिए रोके रखो, मैं टकटकी लगाए हुए उसे देखना चाहता हूँ। अरे वह तो चुराए लिए जाती मेरी आंखें, अरे वह तो मेरी आंखों को चुरा करके ले जा रही है।
अर्थात मुझे प्यार वाली दृष्टि से निरंतर देखने का भाव उत्पन्न हो रहा है। नभ में पाती बंधी बगलों की पाखें, आसमान में कतारबद्ध रूप से उड़ने वाली बगलों की पंख मेरी आसमान में छाए हुए अद्भुत दृश्य को मेरी नजरों से छुपाए लिए जा रही है। अरे कोई तरीकों से रोक के रखो। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक बार दोबारा सुनिए। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के कवि उमाशंकर जोशी द्वारा विरचित बगलों के पंख नामक काव्य से उद्धृत है, जो हमारी पाठ्य पुस्तक की अध्याय नंबर 10 में संकलित है। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने आसमान के अद्भुत सौंदर्य को बांधे रखने का भाव प्रकट किया है और वह चित्रात्मक बिंब का उल्लेख करते हुए कवि कहते हैं कि आसमान में कतारबद्ध पंक्ति में उड़ने वाली बगलों के पंख इतना अद्भुत सौंदर्य उत्पन्न कर रहे हैं कि उस संध्या काल में मेरी आंखें निरंतर टकटकी लगाए हुए उस अद्भुत दृश्य को देखना चाहती हैं। आसमान में काले काले बादलों की परछाई छाई हुई है, उसमें सफेद बगलों की कतारबद्ध रूप में उड़ने की भावना प्रकट करते हुए कवि कहते हैं कि उसमें ऐसा लग रहा है मानो संध्या रूपी सुंदरी अपनी श्वेत काया को, तेजस्वी श्वेत काया को धारण करते हुए आसमान में तैरती हुई चली जा रही है। कवि कहता है कि उस अद्भुत दृश्य को मेरा मन निरंतर देखने के भावना से परिपूर्ण होता है। धीरे धीरे वह अद्भुत सौंदर्य रूपी दृश्य मेरी इस हृदय को या मेरी भावनाओं को अपनी माया में बांधे जा रहा है। अरे कोई उसे एक क्षण के लिए रोके तो रोक, अर्थात कोई उस अद्भुत दृश्य को एक क्षण के लिए रोक लीजिए। वह अद्भुत दृश्य तो मैं निरंतर टकटकी लगाए हुए प्यार से देखना चाहता हूँ। वह तो मेरी आंखों को ही चुरा कर ले जा रहा है। आसमान में उड़ते हुए कतारबद्ध रूप में बगलों की सफेद पंखों का अद्भुत दृश्य ऐसा प्रकट हो रहा है कि वह मेरी निरंतर दृष्टि को चुराए लिए जा रहा है। और इसके बाद में आप सिर्फ सौंदर्य के 3 से 5 बिंदु विशेष में देखें। ये था आपका आज का भाव सौंदर्य। अगले वीडियो में हम गद्यांश की ओर बढ़ेंगे। पद्यांश कंप्लीट हो चुके हैं। अब किसी भी स्टूडेंट्स को यदि किसी पद्य भाग में कोई भी लेसन में डाउट है तो वह कमेंट्स करें और डाउट में लिखें। हम आपके डाउट्स को सॉल्व करेंगे। 100% आपके किसी प्रकार का डाउट नहीं रहने देंगे। इसके उपरांत हम अगले वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। गद्य भाग की ओर महादेवी वर्मा द्वारा विरचित भक्ति नामक पाठ बहुत अच्छा स्मृति के आधार पर लिखा गया संस्मरण लेख है, जिसको लेखिका महादेवी वर्मा ने अपने आत्मजीवन का, अर्थात इसको आत्मकथ भी कह सकते हो आप, है ना, तो स्मृति के आधार पर लिखा गया संस्मरण है। अगले वीडियो में हम आपसे पुनः मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार। ठीक है ना।